अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा और अगर नहीं लगता, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप लोग आके एक बार चैनल को चेक कर लिया करें कि जी कोई नई वीडियो आई है या नहीं, क्योंकि सम टाइम्स लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होते और इस बात की भी लोग हमें शिकायत कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि यूट्यूब वाले अपनी इस प्रॉब्लम को या इस एरर को कब सही करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, हम आपको बताएं कि जैसे आप देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है वो कुछ दिन पहले जो है एक अच्छी खासी टेंशन हो गई थी और उसकी रीजन जाहिर है कि गार्डियन में जो आर्टिकल आया उसके बाद राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया घुस के मारेंगे। उसके बाद जी हमारे यहाँ जो है वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे घुस के मार लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो चल ही रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा ये भी समझा जा रहा है कि जी यकीनन इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इलेक्शंस की भी टेंशन है। इलेक्शंस में भी इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो देनी जरूरी होती है, वैसे वरना तो खैर जब घुस के मारना होता है तो बताए थोड़ी जाते हैं, बस आते हैं घुसते हैं और मारते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि बताया जा रहा है तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मजाक हो रहा है, ऐसे कुछ सीरियस होने की बात नहीं। वैसे भी मोदी जी बहुत समझदार है, मेरा ख्याल है कि बातचीत के जरिए ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मिलजुल कर, बल्कि दोनों कंट्रीज के लोग मिलकर जो है इस किस्म के जो टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान में है या जहां, उनको जो है टारगेट करना चाहिए और दोनों कंट्रीज को मिलकर आपस में एडवाइस एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए कि जी हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे को स्टेटमेंट दे, वो क्या घुस के मार देंगे। हम क्या वाह जी वाह, मतलब अब्बा जी का घर है, क्या आप जब मर्जी आ जाएंगे। लेकिन खैर अब इस किस्म की बातें चला करती है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में और इलेक्शंस नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज में टेंशन बढ़ रही है, जो कि एक नेचुरल सी चीज है कि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज में टेंशन होनी ही चाहिए कि जी अब क्या होगा और हम कैसे जीतेंगे और हम कैसे लड़ेंगे इलेक्शन, कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन साथ साथ जी बात अगर हम करें राहुल गांधी जी की, जी हाँ, राहुल गांधी जी जो हमारे और आपके सभी के बड़े फेवरेट हैं। जी हाँ, राहुल जी का कहना ये है कि अगर उनकी पार्टी जो है वो पावर में आ गई, मतलब आ गई, खैर कोई बात नहीं होता है। जी हाँ, तो राहुल गांधी जी का कहना ये है कि अगर उनकी पार्टी पावर में आ गई, जिसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बल्कि शायद नजर ही नहीं आ रहे मुझे तो, खैर मैं आई ड्रॉप्स डालना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आई ड्रॉप्स डालूंगी तो शायद मेरी मुझे दिखाई दे, अगर किसी और को दिखाई दे रहे हो चांसेस तो प्लीज मुझे जरूर बता दिएगा। तो बहरहाल राहुल गांधी जी जो है उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी पावर में आ गई, और उसमें अगर बहुत बड़ा, अगर उनकी पार्टी पावर में आ गई तो उस वक्त वो माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम करना भी चाहिए। और इससे पहले जब आपकी गवर्नमेंट रही है, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, तो उस वक्त जो काम किया होगा वही गिना दीजिए, तो जो माइनॉरिटीज की आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज है वो बड़ी खुश हो जाएंगी कि हाँ ये वापस आके आप ये करने वाले। और लेकिन ये कि मेरा ख्याल है मोदी जी ने भी काफी काम किया है माइनॉरिटीज के लिए, और इसके लिए जो है जब भी बहुत से ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है, लेकिन वो फिर भी मोदी जी के लिए बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रही है, सिविलियन सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको दिया जा रहा है। तो यकीनन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी उनके जो काम है उनको देख ही रही होंगी ना, उनको लगता होगा कि इन्होंने कुछ किया है माइनॉरिटीज के लिए। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि जी 100% सब खुश हो गए होंगे, 100% तो आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी काम कर लीजिए, जो मर्जी आप अपनी जान लगा दीजिए, लेकिन सबको खुश करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर 50% भी काम किया है, 40% भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर ये तो हमें हिंदुस्तान के लोग ही बता सकेंगे कि कितना काम किया है मोदी जी ने। खैर हमें तो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उससे हमें यही लगता है कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी मोदी जी से बहुत खुश हैं। साथ-साथ कश्मीर के लोग भी खुश हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, वहाँ पर लोग जो है विज़िट भी कर रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। कई कश्मीर के लोग, यानी जो भारत की साइड पे कश्मीर है, उनसे हमारी बात होती है तो यही बताते हैं कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। G20 की मीटिंग भी हो गई कश्मीर में, उसके बाद बाकी चीज़ों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ वेलकम कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन खैर हो सकता है राहुल गांधी जी ने कुछ और सोच रखा हो सकता है, उनका ये कहना हो कि जी जब पावर में आ जाएंगे, मतलब जब पावर में आ जाएंगे,
उनका मतलब है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर कभी भी हो सकता है उनका, मतलब वो 100 साल बाद की भी बात कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। तो ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस कभी आएगी ही नहीं, मतलब आप लोगों ने अजीब बात कर दी कि हमेशा बीजेपी रहेगी, ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता है 100-150 साल बाद कांग्रेस दोबारा आ जाए, हम लोग नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि जो उस वक्त की जनरेशन होगी वो देखेगी, वो वीडियो तो रहेगी, तो उनको पता होगा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। तो राहुल गांधी जी के पोते, पड़पोते और उनसे अगले पोते जो हैं वो उस वक्त बताएंगे कि जी दादाजी ये कहा करते थे। और दादाजी से मुझे कुछ और याद आ गया भाई, वो दादाजी से मुझे अपने दादाजी याद आ गए। और आपको तो पता है मेरे दादाजी ने वाट लगा दी था, मैंने आपको कई बार बताया है ना, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जी हाँ, बहुत जबरदस्त ऑथर हैं, बहुत जबरदस्त एनालिस्ट हैं, हमारे शो में भी आते रहते हैं, बाकी जगह पर भी आप उनको दिखते रहते हैं। वो आजकल भारत के विजिट पर हैं। वो गए थे जी कड़ा, यानी जो हमारा जहाँ पे हम लोग होते थे, यानी मेरे दादाजी हुआ करते थे, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ करते थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। जी हाँ, और सैयद फरीदुद्दीन अहमद, उनका नाम भी मैंने आपको बता लिखा है, यूट्यूब पर भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, उनके घर पहुंचे जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, यानी कि हमारे घर में गए, हमारा उन्होंने दिखाया घर कैसा था, और उसके साथ मस्जिद भी बनी हुई है, और बाकी का जो एरिया हमारा था वो भी उन्होंने दिखाया। तो वो देख के मुझे लगा वो आखिर क्यों दादाजी, आखिर क्यों वाट लगा दी आपने। अब इस वीडियो का टाइटल मैं यही रखने वाली हूँ कि दादाजी क्यों वाट लगा दी, मतलब क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या देख के, क्या सोच के वो सारी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए, और यहाँ आके हमारी लग गई वाट। तो हम खैर देखते हैं डॉक्टर इश्तियाक क्या बता रहे हैं हमें। गुड मॉर्निंग, आई एम इश्तियाक अहमद, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरी कुलीग हैं आरजू काज़मी, जिनका ये आबाई घर है जी। पीछे उनके दादा का नाम है, उनके बुज़ुर्गों का नाम है। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमारी बहुत मदद की रजनीकांत त्रिपाठी जी ने। पहले हम उनके घर गए, चाय पी, बैठे, उनकी फैमिली से मिले। अब हम आरजू काज़मी के बुज़ुर्गों के घर जो है ना उसके सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे उस फैमिली के लोग शायद अब कम ही आते हैं, लेकिन निशान जो है वो कायम है। तो इस गांव का क्या नाम है? कड़ा। ये कड़ा गांव है, और इलाहाबाद से कितनी दूर है ये? 60 किलोमीटर हम आए हुए हैं ये देखने के लिए। मुगल के टाइम पे एक सूबा हुआ करता था। मुगलों के दौर में ये एक सूबा होता था, और बल्कि हेडक्वार्टर था यहाँ पे, हुकूमत कैपिटल थी, एक ज़माने की बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं एक छोटा सा शहर बन चुका है। जी टाउन। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना थैंक यू सो मच, हो गया हमारा, ठीक है, इतना ही काफ़ी था। हाँ जी, ये देखिए घर, ये आरजू, ये आपके वो कोठी जो है, तो आपके यहाँ के ये भी सुना है। हाँ, एक मस्जिद भी बुजुर्गों ने बनाई थी, बुजुर्गों ने बनवाया था पर्शियन मिस्त्री से। बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद भी है, बनाई गई। वाह वाह। यहाँ से रास्ता आप आइए, देख। हाँ, देख लेते हैं हम। ये मस्जिद भी बनी हुई है, और यहाँ पे फ्री में एजुकेशन वो दिलवाया करते थे। आप लोग शायद ये मदरसा भी था जो आरजू के बुजुर्गों ने बनवाया था। बड़ी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये जामा मस्जिद है। क्यों जी? नहीं, जामा नहीं, इनकी पर्सनल मस्जिद है। पर्सनल मस्जिद है, ठीक है। इधर से जा सकते हैं जी, हम जा रहे हैं। मस्जिद का भी एक नज़ारा ले लें। देखो, तो ये रास्ता ज़रा कठिन है, सोच समझ के चलना पड़ेगा, लेकिन आज क्योंकि हम आ चुके हैं, तो वी वांट टू गेट अ फुल व्यू ऑफ दिस मॉस्क। ये आरजू काज़मी के बुज़ुर्गों की अपनी बनाई हुई पर्सनल
मॉस्क है, किसी इन्होंने कारीगर बुलाया था पर्शिया से, ये मस्जिद है। अंदर चलेंगे? नहीं, अब काफ़ी। जी, तो ये थे डॉक्टर इश्तियाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप इतनी दूर गए और आपने ये वीडियो बना के मुझे भेजी। मैं उसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा लगा और यकीन करें जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी, जब डॉक्टर साहब ने मुझे भेजी तो थोड़ा-सा रोई भी थी मैं। मुझे मुझे देख के पता नहीं कि मैं बड़ी इमोशनल सी हूँ और ऐसा लगता है लोगों को कि मैं हर वक़्त हँसती रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही एक इमोशनल किस्म की इंसान हूँ और ऐसी चीज़ों में मैं तो वो भी फ़िल्मों में अगर कोई रोने का सीन आता है तो मैं तब भी रोना लग जाती हूँ। तो मैं टिश्यू पेपर साथ रख के बैठती हूँ, कोई अगर ऐसी दुखी पिक्चर होती है ना वो देखने के लिए। लेकिन ख़ैर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले दोबारा डॉक्टर इश्तियाक का कि वो गए और उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यकीनन आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगा होगा और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ख़ास तौर पे रजनीकांत जी जो जो लेके गए, वो हमारे दादा के दोस्त के बेटे हैं या पोते हैं, पोते हैं मेरे ख़्याल है। जी हाँ, दादा के दोस्त के पोते हैं और वो लेकर गए और उन्होंने दिखाया सारा कुछ और बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी। और रजनीकांत जी का नाम सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्लासेस उठाऊँ और याद है ना आप लोगों को रजनीकांत जी की मूवीज़ आया करती थी, वो हम बहुत देखा करते थे। तो इनका नाम बिल्कुल वही है रजनीकांत। तो मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं इस वक़्त शो से पहले ग्लासेस रख के यानी सन ग्लासेस लेके बैठूँ और उसके बाद मैं यूँ गोल-गोल घुमा के पहन के दिखाऊँ। मुझे आते नहीं वैसे, लेकिन ख़ैर ट्राई कर सकती थी, मगर ख़ैर मैं ट्राई भी नहीं कर रही। लेकिन दादाजी ने वहाँ से उठे और उसके बाद न जाने उन्हें क्या सूझी और उन्होंने सोचा कि चलो, हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं। और पाकिस्तान में अभी दादाजी हैं नहीं, बहुत शुरू में दादाजी पाकिस्तान में हमें बस पहुँचाया, मतलब मेरे पेरेंट्स को पहुँचाया दादाजी ने और उसके बाद दादाजी जो थे वो खुद मतलब चले गए, ठीक है? अब मतलब चले गए से मेरा मतलब है दादाजी ऊपर चले गए। अ, ऊपर के फ्लोर पे नहीं चले गए, मेरा मतलब है कि ऊपर चले गए। वो मतलब दादाजी जो है उनकी डेथ हो गई तो वो बड़ा मुझे अफ़सोस है, वरना दादाजी अभी होते तो वो देखते कि जिस पाकिस्तान में वो लेकर आए थे अपनी फैमिली को, जहाँ वो अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को सबको लेकर आना चाह रहे थे, जहाँ पे वो सबको लाए थे, वहाँ पे लोग जो हैं वो फ्लैग खाते हैं। मतलब दादाजी को नहीं ख्याल होगा कि यहाँ पे लोग फ्लैग भी खा लेते हैं। मतलब झंडा, फ्लैग वो भी इज़राइल का फ्लैग खा रहे हैं और उसके बाद बगैर हाजमूला के हज़म भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो फ्लैग खाया जा रहा है और यकीनन दादाजी को पता नहीं होगा, अगर उन्हें पता होता तो वो कभी ना आते। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे दादाजी हैं तो कुछ तो मेरा वाला स्टाइल होगा ना उनके अंदर। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर ये ज़रूर है कि ये फ्लैग वाली वीडियो देख के यकीनन और लोग जो हैं वो भी रो पड़े होंगे कि आखिर ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन बहरहाल हालत ख़राब है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जी उम्रा करने गए हैं सऊदी अरब, ये भी आप सभी जानते हैं और वहां से उनका मेरा ख्याल है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है एमबीएस से। लेकिन एमबीएस से मुलाकात की है तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ लेकर भी आएंगे। मुकेम्बो का भतीजा हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ये आपने फिल्म का डायलॉग जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना तो फिल्म देखिएगा, अंदाज अपना अपना। उसमें जी ये डायलॉग था और मुझे बड़ा पसंद है। खैर तो अब वो मुगैम्बो के भतीजे जो हैं वो गए हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा, ना ही कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाए। फिलहाल हम सिर्फ मांगे तांगे पे ही गुजारा कर रहे हैं, कभी सऊदी अरब से तो कभी चाइना से तो कभी आईएमएफ कभी वर्ल्ड बैंक, जो हमें मुसलसल डिक्टेशंस दे रहे हैं। और कहा ये जा रहा है कि जी सुई गैस जो है उसके भी उसको भी यानी महंगा किया जाएगा और साथ साथ जो है बिजली के बिल जो अब आएंगे, यानी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, अब लोग पंखे और एसीज ऑन करेंगे, उसके साथ ही उनको शानदार किस्म के बिल भी आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यूएई ने जो है जो मंदिर बनाया, बड़ा खूबसूरत सा मंदिर जो बनाया गया जिसके इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी गए थे, उन्होंने जी इफ्तार डिनर किया
और उस इफ्तार डिनर में उन्होंने कई लोगों को बुलाया, कई शेख जो थे वहां के यूएई के वो भी उसमें गए और उन्होंने शिरकत की। यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। सऊदी अरब में जो है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं और पाकिस्तान में हम इजराइल के फ्लैग खा रहे हैं। ये हाल है इस पाकिस्तान का, जिसको बनाया गया था और कहा था कि जी सोचा गया था कि शायद बड़े मॉडर्न लोग होंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़ी सोच पढ़ी लिखी होगी, चाहे डिग्री हो या ना हो। हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करें तो आपको लगेगा इनसे बड़ा जाहिल कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, डिग्रीज के साथ घूमते हैं, डिग्री है जी, हमने मास्टर्स किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, वो सब बता देंगे। लेकिन जब बात करेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे कि आखिर किस किस्म के लोग हैं। बहरहाल क्या किया जाए, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन बहरहाल भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे जा रही है, पाकिस्तान उसका मुकाबला तो मैं नहीं कहूंगी कि करे, लेकिन कम से कम इतना तो कर ले कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे वक्त पैसा मांगते रहते हैं वो पैसा मांगना हम बंद कर दें। मगर ऐसा कब होगा पता नहीं। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है? जी हाँ, मोदी जी कह रहे हैं आप लोग यदि हम लोगों को कह रहे हैं रोना बंद कीजिए, चलो रोना बंद कर देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ। जी हाँ, बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को आंखें ना दिखाएं, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं। साथ ही साथ जी राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना है कि उनको किसी वक्त भी जेल भेजा जा सकता है। मतलब कि राना सनाउल्लाह साहब को जेल हो सकती है, ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का। लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों, क्या और किस लिए। आज ये बहरहाल ऐसा तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो ज्यादा दिन साथ चलने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं जाकर इनका फिर से टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और साथ ही साथ आप देखते हैं कि कौन बनता है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब वही है। सेनेट के इलेक्शन में जी चेयरमैन सेनेट और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है आज, और देखते हैं कि कब होता है और कौन बनता है। और यकीनन इसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे को पछाड़ने में यानी एक दूसरे को हराने की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ साथ सबकी नजरें भारत के इलेक्शंस पर भी हैं और बड़ा मजा आ रहा है, एक फेस्टिवल सा लग रहा है जैसे चल रहा है। पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे और तमाम इंडियन मीडिया हमारी बातें कर रहा था, वह तमाम इंडियन मीडिया की नजरें थी पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, जिसका रिजल्ट तो खैर पहले से ही पता था लोगों को, लेकिन फिर भी उस वक्त को काफी लोगों ने जो है वो एक फेस्टिवल की तरह मनाया। और अब एक बार फिर भारत के इलेक्शंस हैं और सबकी नजरें भारत के इलेक्शंस पर हैं और देखते हैं कि इसमें मोदी जी की पार्टी कितनी आगे तक आती है। वो जो अब की बार 400 पार वाला नारा था, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, लग यही रहा है कि एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी, एक बार फिर पीएम मोदी जो है वही हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल है मिलजुल कर ही कर लेना चाहिए काम, और अपोजिशन में जो भी बैठे वो जो गवर्नमेंट आए उसके साथ ही मिलकर काम करे। खैर मेरा भाषण सुनने के लिए तो वो लोग नहीं बैठे हुए और ना ही मेरे ख्याल है मेरी चीजें मैं जो कह रही हूँ उसको कोई फॉलो करेगा। लेकिन फिर भी जैसा भारत से लोग बात करते हैं, जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो हमें भी पूरा राइट है कि जब इलेक्शन हो भारत में तो एज अ जर्नलिस्ट हमें भी बात करनी चाहिए। खैर हम आगे बढ़े और हम बात करें एक बार फिर वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने जी पाकिस्तान को के दो मंसूबों यानी दो जो उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसके लिए 14 करोड़ 97 लाख जो है वो डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, यही बताया जा रहा है एक तरह से वर्ल्ड बैंक की, यानी कि 149.7 मिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे दो प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिए हैं कि 149.7 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिल जाएं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वो पैसा उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगेगा या उस पैसे से फिर कॉर्नर के प्लॉट आ जाएंगे, फिर दुबई, लंदन और टोरंटो में लोग जो है या कनाडा में जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद ली जाएंगी और वो पैसा वापस घूम फिर के अमेरिका पहुंच जाएगा। क्या ऐसा होगा या वाकई में जिस काम के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दे रहा है, क्या उसी काम के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा? खैर ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर बार यही आता है कि नहीं जी ये पैसा खा पी के बराबर हो जाएगा
और पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं, वैसे गर्मियां हो गई हैं और ठीक ठाक किस्म की, अब बाहर अगर निकले गाड़ी में तो बहुत गर्मी लगती है, खैर घर तो ठंडे हैं, लेकिन बाहर बड़ी तेज धूप जो है वो शुरू हो गई है। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें और पानी वानी पीते रहा करें ताकि धूप को सह सकें। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।